दोनों बुक्स हैं उन पर है जो बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी लोग बुक्स वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। देन आगे हम क्लास है जो आज की स्टार्ट करेंगे। जो NHM एंड CHO बुक है ये आपको फ्लिपकार्ट पर भी है एंड आप इसको डायरेक्ट है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो यदि आप फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो आपको 680 समथिंग बुक पड़ेगी, 680 के आसपास। लेकिन अब जो भी लोग यदि डायरेक्ट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ओनली 570 रुपीज़ में है जो बुक अवेलेबल है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम है जो डायरेक्ट में आपको बुक सस्ती क्यों दे रही हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट के, सीधा सीधा आपको 100 रुपीज़ का है जो अंतर पड़ जाएगा। अब यदि आप लोग बुक डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और यदि आप लोग बुक डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि बुक आपको फ्लिपकार्ट से ही बेटर है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक दोनों जगह चाहे आप फ्लिपकार्ट से लें या जो डायरेक्ट लेते हैं बुक भेजूँगी मैं ही। दूसरी जो RRB की बुक है, और मैंने आपको इस क्लास के पहले एक वीडियो अपडेट किया था, उसमें इवन बुक्स के इंडेक्स भी दिखाए थे कि आपको 55 CHO NHM पेपर साथ में मॉडल पेपर एज पर योर सिलेबस है जो ऐड किए गए हैं। जो RRB बुक है इसका MRP आपको 399 रुपीज़ है, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा हैं जो मॉडल पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 10 मॉडल पेपर हैं, 10 ऑफिशियल पेपर हैं, 1000 से ज़्यादा वन लाइनर है, और साथ में जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन, पेयर मैचिंग क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो जो भी लोग इस बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये बुक आपको ओनली 299 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी डायरेक्ट में, और फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं तो ये भी वहाँ पे अवेलेबल है एज यू विश। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसको लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, वो ये रहा 8880468078। क्लियर है? कोई डाउट आपको रह जाए तो आप पूछ सकते हैं इस पर मुझे कांटेक्ट करके। आज की क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं, द फुल फॉर्म ऑफ डैश डाइट इज DASH। DASH आपने नाम पढ़ा है, इसके लिए यूज़ की जाती है डैश डाइट हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। किसके लिए? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए डाइट है जो इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर इस डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन में है आपको डाइटरी अलाउंसेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी हाइपरटेंशन एड टू स्टॉप, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, या फिर डाइटरी असिस्टेंट टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल 120/80 mm ऑफ Hg क्या है, ब्लड प्रेशर है, उसका बढ़ना 120/80 से ज़्यादा BP होना, वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर जो डैश डाइट बताई गई है तो इसका फुल फॉर्म होगा डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। मतलब यहाँ पर आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जिसके कारण, क्योंकि खाने पीने से भी आप अपने BP को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉल्ट इंटेक कम कर दीजिए, लो फैट है जो डाइट आप लीजिए, सोडियम बहुत कम मात्रा में लीजिए, साथ ही साथ फ्रूट वेजिटेबल्स इन सबको ज़्यादा ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जो डैश डाइट है, क्या है? डैश डाइट है, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपका स्वीट्स है, स्वीट्स आप बहुत ही ना के बराबर कर दें, या फिर आप सॉल्ट, शुगर और फैट, इन तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है? कम करना है। तो डैश डाइट यदि आपको पूछा जाए तो डैश डाइट मेन क्या है? आपका BP को कंट्रोल करने के लिए एक अप्रोच है। तो यहाँ पर यदि आप इनमें क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही याद रखें। डैश डाइट यूज़ किसके लिए की जाती है? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर डैश डाइट प्लान है जो आपको एक बार पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी डैश डाइट में। तो यहाँ पर डैश डाइट में होता है आपका रिच इन मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बट यहाँ पर आपका सोडियम है जो मिनिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मिस्टर राजा हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम OT बाय द PICU नर्स आफ्टर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट अर्ली कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर ये देखिए कोई एक पेशेंट है, नाम यहाँ पे दिया गया है उसका,
तो यहाँ पर उसको ओटी नर्स ने क्या किया है, आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर हुआ है उसके बाद रिसीव किया है, तो क्या क्या अर्ली कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज इन टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर, तो यहाँ पर एज अ नर्स क्या कॉम्प्लिकेशन आपको प्रिवेंट करना है उस पेशेंट के लिए। यदि आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की तो उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी बाईपास का क्या है, पेशेंट है। तो यहाँ पर कीपिंग हिम फ्रॉम एम्बुलेटिंग अंटिल द डे आफ्टर सर्जरी, कीपिंग हिम कूल विद द लाइट पेशेंट बॉडी कवर टू प्रिवेंट एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर पोजिशनिंग हिम इन बेड विद पिलो प्लेस्ड अंडर हिज नीज टू इम्प्रूव द वीनस रिटर्न। क्या आप करेंगे यदि PICU नर्स, PICU नर्स यहाँ पर कौन सी नर्स आपकी कहलाएगी, तो ये यहाँ पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वाली बच्चे की सर्जरी परफॉर्म हुई है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर्स, थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए आप उसको कह सकते हैं कि पैरों की एक्सरसाइज करो, एंड आफ्टर है जो आपको क्या करना है, वापस से बेड पे जाना है। तो यहाँ पर एक किस लिए करवाना है आपको, ताकि बच्चे का जो आफ्टर ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी होने के बाद ये आपको करवाना है, बिफोर सर्जरी नहीं। यहाँ पर आफ्टर सर्जरी आपको बच्चे को हेल्प करनी है कि हर 2 घंटे में थोड़ा सा बेड से नीचे आइए, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहें या करें, नहीं तो एक्सरसाइज थोड़ी करानी है। देन आफ्टर बच्चे को अगेन है जो बेड पे भेजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर Mr. Rahul has undergone renal transplant. Which of the following assessment indicate the possibility of organ rejection? तो यदि यहाँ पर किसी पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद है जो कौन सा यहाँ पर सिम्टम बताएगा, इंडिकेशन बताएगा कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है, पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है। ऑर्गन रिजेक्शन कब होगा, या तो जो रिसीवर है उसकी बॉडी ने उस ऑर्गन को है जो हमें कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम है वो क्या होंगे, सडन वेट लॉस, शॉक, टेंडरनेस और पेन, या फिर पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऑर्गन रिजेक्ट होते हैं तो कुछ केसेस में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, दर्द देखने को मिलेगा, क्या है यहाँ पर टेंडरनेस होगा या फिर पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब क्या है, कुछ पॉसिबल जो इंडिकेशन है, सिम्टम्स है या साइन है जो हो सकते हैं कि यदि ऑर्गन रिजेक्शन हुआ है। यदि यहाँ पर इन्फेक्शन होता तो इन्फेक्शन वाला भी साइन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर टेंडरनेस होगी, पेन होगा, ये क्या है, कॉमन है। सडनली वेट लॉस, शॉक और पॉलीयूरिया इसके लक्षण नहीं होंगे। ये सब किडनी फेलियर के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टेंडरनेस, पेन या फिर इन्फेक्शन ये सब हो सकते हैं ऑर्गन रिजेक्शन के। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर द इंसुलिन, द इंस्ट्रक्शन शुड इंक्लूड टीचिंग द क्लाइंट टू। तो यहाँ पर एज अ नर्स है जो आपको क्या कहना है, यदि आप अपने क्लाइंट को इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्टर करने के लिए समझा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें और बतानी है। इंजेक्ट द निडल एट 45 डिग्री एंगल, रोटेट इंजेक्शन साइड, विगोरसली मसाज द एरिया आफ्टर द इंजेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ऑप्शन सी है वो नहीं होगा, इसीलिए डी भी नहीं होगा। अब आपके पास बचते हैं 2, क्योंकि इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद इंसुलिन का विगोरसली मसाज है जो नहीं करना है। और यहाँ पर सबको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कितने डिग्री पे दिया कौन से रूट से दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया जाता है किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। और सबक्यूटेनियस रूट का जो एंगल है वो कितना होता है, कितना होता है, आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए। तो सबक्यूटेनियस रूट जो इंजेक्शन दिया जाता है वो 45 से 90 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन मेनली यहाँ पर इंजेक्शन की साइड रोटेट करने को कहना है, क्योंकि एक जगह यदि इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेशेंट को जो लिपोहाइपोट्रोफी या फिर जो फैटी एरिया है जहाँ पर वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहाँ पर है जो बम्प टाइप से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए क्या कहना है कि जिस जगह आज आपने इंसुलिन लगाया उसके थोड़ा सा आगे पीछे है जो आप लगाइए। नेक्स्ट वन इज अ लेथार्जिक क्लाइंट हु हैज फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक एंड नर्स हैज टू प्रिपेयर हिम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। यदि पेशेंट थका हुआ है,
बुखार है, वॉमिटिंग है, सिर दर्द हो रहा है, तो एज अ नर्स आप उसके लिए कौन सा प्रोसीजर कराएंगे? ब्लड कल्चर, लंबर पंचर, CAT स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फीवर वाले में नहीं होगा, यदि डायरिया वगैरह होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पर हेडेक भी हो रहा है, बुखार भी है और फीवर भी है और पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इन दैट केस पेशेंट को सभी लक्षण किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? मेनिंजाइटिस की तरफ। किसकी तरफ? मेनिंजाइटिस की तरफ। तो मेनिंजाइटिस में ब्लड कल्चर से काम नहीं चलेगा, CSF चेक करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो होता है लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। कौन सा? लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। यहाँ पर L4 to L5 वर्टिब्रा है जो कॉमनली यूज़ की जाती, लंबर 4 to लंबर 5 है जो यहाँ पे कॉमनली यूज़ की जाने वाली वर्टिब्रा है। ए एग्जाम में आपको आता ही आता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टू ट्रीट एल्कोहलिक क्लाइंट द ड्रग ऑफ चॉइसेस। यदि मरीज शराबी है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? ऑप्शन में है आपके हेलोपेरिडोल, डाइजेपाम, फ्लॉक्सिटिन या फिर डाइसल्फ्राम। सभी मेडिसिन किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो हेलोपेरिडोल हो, फ्लॉक्सिटिन हो या डाइसल्फ्राम हो। तो यहाँ पर जो ड्रग दी जाती है एल्कोहलिक पेशेंट के लिए वो होती है डाइसल्फ्राम, जिसको हम एज अ डिटरेंट एजेंट भी कहते हैं। आपने साइकेट्रिक में पढ़ी होगी ये ड्रग एल्कोहलिक क्लाइंट के लिए। यदि और क्वेश्चन की हम बात करें तो एल्कोहलिक क्लाइंट में आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स पूछे जाते हैं। यदि किसी शराबी की शराब छुड़वा दी जाए तो उसकी बॉडी जो लक्षण प्रेजेंट करेगी वो कहलाएंगे क्या? विथड्रॉवल सिम्टम। विथड्रॉवल वाली बात हो रही है तो यहाँ पर पेशेंट को कोर्साकॉफ साइकोसिस भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, तब दिया जाता है क्या? थायामीन। नेक्स्ट इज डेलीरियम इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंक्लूडेड इन। डेलीरियम, डिमेंशिया दोनों पढ़े हैं, तो यहाँ पर डेलीरियम पूछा है जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बट ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से, पर्सनालिटी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर से? कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा डेलीरियम? तो डेलीरियम बिलोंग करता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। किससे? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। डिमेंशिया आपने पढ़ा है, डिमेंशिया और डेलीरियम। तो यहाँ पर डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच का यदि डिफरेंस हम बात करें, क्या है? जो यहाँ पर डेलीरियम है और डिमेंशिया है, इसका यदि हम क्या करें, डिफरेंस की बात करें, तो डेलीरियम और डिमेंशिया में डेलीरियम क्या होता है? सडनली होगा, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है या फिर कुछ इंजरी हो सकती है ब्रेन में या फिर कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। लेकिन डिमेंशिया देखने को मिलता है जो ओल्ड एज पर्सन होंगे और ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म तक भी देखने को मिल सकता है। जो डिमेंशिया की प्रोग्रेशन होती है बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू डेलीरियम के। तो वही जैसा मैंने कहा कि डेलीरियम किसी इंजरी के कारण हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, आफ्टर दैट ठीक हो जाएगा। लेकिन डिमेंशिया है जो धीरे धीरे बढ़ते ही इसकी कंडीशन देखने को मिलती है, बढ़ते ही जाएगी और इसके जो प्रोग्रेशन है वो स्लोली होगा लेकिन बहुत वर्स्ट होगा, बहुत वर्स्ट होगा। नेक्स्ट वन, प्राइमरी सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया इंक्लूड्स आर। तो सीजोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम क्या है? 4 ब्यूलर सिम्टम भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सिम्टम है सीजोफ्रेनिया के वो कौन से होंगे? एसोसिएटिव लूजनेस, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफ्रेनिया के जो यहाँ पर सिम्टम है वो सभी होंगे। क्या होंगे? ये सभी होंगे। 4 ब्यूलर सिम्टम भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सीजोफ्रेनिया यदि होता है तो इसके ट्रीट होने के चांसेस कम होते हैं। क्या है? इसके चांसेस कम होते हैं। इसके पॉजिटिव सिम्टम भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम होते हैं यदि, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के थ्रू है जो थोड़ा बहुत है आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसकी प्रोग्रेशन की तो सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस किन में रहते हैं? कॉमनली 21-22 साल के बाद है जो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकेट्रिक। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए है जो कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था। सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम ने दे क्या दिया है। साइकेट्रिक के फादर पूछे थे मैंने, साइकोलॉजी के नहीं पूछे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में था अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिलिप पेनेल, अगस्ट कॉम्टे या फिर सिगमंड फ्रूड। तुम सब ने आंसर दे दिया सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड नहीं थे भाई, यहाँ पर कौन थे? फिलिप पेनेल। कौन थे? फिलिप पेनेल, जिसको फादर ऑफ साइकेट्रिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन है
ECT इज रिफर्ड एज, ECT क्या है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट क्लास भी ली थी आपको। सोमेटिक थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो मतलब बिहेवियर पे तो काम नहीं करेगा यदि आप करंट लगा रहे हैं दिमाग पे, ना साइकोलॉजी यहाँ पर है ना ऑक्यूपेशनल, ये कहलाती है सोमेटिक थेरेपी। क्या है, सोमेटिक थेरेपी। इसके मैंने आपको टाइप, कितना करंट, कितने वोल्ट का, किस पेशेंट को कब और किसको नहीं देना है, हर एक चीज़ ECT की आपको एक सेपरेट क्लास में भी मे बी 25 और 1 मंथ पहले है जो आपको पढ़ाई है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी ऐड कर दी जाएगी, जिससे आप पूरा प्रॉपर ECT पढ़ लें। ECT में से आपके 20 क्वेश्चन तक बनते हैं। ECT कब दी जाती है, जब पेशेंट के ऊपर कोई भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग हैं जो काम ना करें, तब ECT एक ऑप्शन बचता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट में, मैनिया वालों में यूज़ की जाती है, बाइपोलर में यूज़ की जाती है। लेकिन यदि उनकी मेडिकेशन से वो रिकवर होते हैं देन ECT नहीं देना है। तो ECT देने किसको नहीं देना है, जिनका ICP बढ़ा हुआ, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो इनको भी ECT देना है, जो अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इंसेन होना। तो ल्यूनेसी एक्ट है जो कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1947 में, 1987, 1912 या फिर 1985 में। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है जो कब आया था, एक्ट आया था कब, 1912 में। कब आया था, 1912 में। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग रेडी रहिए इस तरीके की आपको डेली नई नई क्वेश्चन की, और सभी आपको क्लासेस मिक्सड अप रहेंगी। तो यहाँ पर जिनका राजस्थान के लिए एग्ज़ाम है, मैं उनको बता दूँ कि अभी जो हाल फिलहाल में सिलेबस आपका आ गया है, पहले भी आ गया था, बट जिन्होंने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। आपको इस बार नॉन नर्सिंग भी अच्छी खासी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन जो नर्सिंग आनी है वो ज़्यादा मार्क्स की आनी है, और सभी सब्जेक्ट आपके कवर होके आना है। नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड डिसऑर्डर नोन एज एन्यूरेसिस। तो ये एन्यूरेसिस जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, मतलब बचपन में होने वाली प्रॉब्लम है, क्या है, स्लीप वॉकिंग, स्टैमरिंग, लैक ऑफ बाउल कंट्रोल या फिर बेड वेटिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है, बेड वेटिंग, बिस्तर में सूसू करना। बाउल कंट्रोल मतलब यहाँ पर कहलाता है एनकोप्रेसिस। क्या कहलाएगा, एनकोप्रेसिस। स्लीप वॉकिंग क्या है यहाँ पर, स्लीप वॉकिंग होता है, एक होता है स्लीप टॉकिंग होता है। स्लीप वॉकिंग को क्या कहा जाता है, सोमनाबुलिज्म। क्या है यहाँ पर, सोमनाबुलिज्म। यदि स्लीप टॉकिंग की बात करें हम, तब क्या कहलाएगा, स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग। नींद में चलने की बीमारी बहुत सारे लोगों में देखेंगे आप, वो कहलाती है क्या, सोमनाबुलिज्म। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट क्वांटेंट IQ, मतलब यहाँ पर IQ लेवल लेस देन 20 है, तो क्या है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन या फिर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या कहलाएगा, यदि IQ लेवल कितना हो, 20 से कम हो, लेस देन 20 हो, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या है, मेंटल रिटार्डेशन में यदि IQ लेवल बिलो 20 बताया जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब सबसे वर्स्ट कैटेगरी की मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे केसेस में पेशेंट को डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। माइल्ड की हम बात करें तो माइल्ड में जो IQ लेवल होता है वो होता है 50 से 70। कितना, 50 से 70। फिर आता है मॉडरेट, तो यहाँ पर होता है 35 से 50। कितना, 35 से 50। फिर यहाँ पे आपका यदि बिलो 20 चला गया, मतलब है क्या हो गई, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई। और सीवियर की बात करें हम तो 20 to 35। यहाँ पर ये क्या हो गए, IQ लेवल यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। यदि हायर जो फर्स्ट होता है कितना, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट होता है, तब आपको पेशेंट को टाइम टू टाइम OPD में चेकअप ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी में यदि जब पर्सन जाता है तो उसको घर पे आप रख के ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज द TNAI वॉज एस्टाब्लिश्ड इन, TNAI मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है यहाँ पर,
ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर TNAI की स्थापना है जो कब की गई थी? ऑप्शन में है 1908, 1947, 1950 या फिर 1978। तो यहाँ पर जो ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1908 में, 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। नेक्स्ट वन इज लिथोटोमी पोजीशन इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑन। लिथोटोमी पोजीशन है जो किस ऑपरेशन के लिए यूज़ की जाती है? वेजाइनल, पेरिनियम, एनल कैनाल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपने दो ऑप्शन देखे। आपको कई बार बताया गया है कि जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं उसके लिए मोस्टली लिथोटोमी पोजीशन है जो यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पर पोजीशन भी ऐड कर देती हूँ। पोजीशन, और इसका इस्तेमाल मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चेक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल और पेरिनियल तो होगी, साथ में एनल केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। तो लिथोटोमी किस सर्जरी या ऑपरेशन के लिए यूज़ होगी? सभी के लिए, वेजाइनल, पेरिनियम या फिर हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल या फिर डिलीवरी के लिए। तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होगी? तो वो होगी लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट वन, बर्थ वेट यूजुअली गेट्स डबल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन डबल किस उम्र में हो जाएगा? 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में। तो यदि बच्चे का वजन है जो जन्म के समय 2.5 kg है तो वो वजन डबल हो जाता है जनरली 5 से 6 महीने की उम्र में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? 5 to 6 मंथ में। और यदि ट्रिपल की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल की बात करें हम तो वो हो जाता है कितने में? 12 मंथ में। डबल मतलब 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में। नेक्स्ट वन, बेबीज यूजुअली अचीव नेक होल्डिंग एट द एज ऑफ। बच्चे अपनी नेक होल्ड करना किस उम्र में स्टार्ट कर देते हैं? 2 महीने में, 3 में, 5 में या 6 में? 6 मंथ की एज में बच्चे हैं जो बैठना स्टार्ट कर देते हैं विद सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर नेक होल्डिंग की बात की जा रही है तो बच्चे जनरली नेक होल्ड स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में। कितने में? 3 मंथ की एज में। बिफोर दैट आप ट्राई भी ना करें, बच्चे की जो नेक के यहाँ पर जो भी मसल्स वगैरह है वो भी वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज डेवलप्ड जॉइंटली द WHO एंड यूनिसेफ एंड लॉन्च्ड इन द ईयर। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है? BFHI इनिशिएटिव लिया गया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और WHO का जेनेवा में है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो BFHI के तहत यहाँ पर BFHI को लॉन्च कब किया गया था? तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कब? 1991 में, 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। और इसके हिसाब से क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के 10 है जो मेन स्टेप रखे गए थे। क्या है? 10 मेन स्टेप रखे गए थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेंड होना चाहिए। माँ को है डमी पर प्रोसीजर करके दिखाना कि कैसे बच्चे को फीड कराएं। विद इन 1 आवर के अंदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। प्रैक्टिस रूमिंग कराना है 24 आवर डे के लिए, मतलब माँ बच्चे को 24 घंटे एक ही रूम में रखना है। तो यहाँ पर ये सभी किसके पॉइंट्स थे? ये थे BFHI के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के, जिसमें कोई भी पेसिफायर यूज़ नहीं करना है, ना आर्टिफिशियल कुछ टेस्ट बच्चे को कराना है, और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। तो सभी चीज़ें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की किस पर बेस्ड थी? ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक आपने पढ़ा है, तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट क्या हैं? ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक में जो आउटर जो ट्रायंगल है वो क्या बताता है? हेल्थ एजुकेशन। जो इनर ट्रायंगल है वो बताता है क्या? फैमिली प्लानिंग। टोटल यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 5। केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन भी है, और प्रिवेंटिव केयर। तो 5 कंपोनेंट्स किसके हैं? अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट वन इज
टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर, तो ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है? फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क, या फिर दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पर होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल भी होता है, मैच्योर भी होगा, फोर मिल्क भी होता है और हाइंड मिल्क भी होगा। और जो शुरुआती ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है आफ्टर द बच्चे की डिलीवरी, वो कहलाता है क्या? कोलेस्ट्रम, जो कि शुरू के 1 या 2 दिन ही रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये बाकी के मिल्क आपके रहेंगे ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो ये सभी टाइप हो जाएंगे, क्या होंगे? सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फॉन्टेनेल गेट क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बीच का डिफरेंस भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, क्या है? एंटीरियर फॉन्टेनेल है, ये क्लोज होते हैं लेट। लेट मतलब 1.5 साल की उम्र तक, 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक। और जो पोस्टीरियर होते हैं वो जनरली इनिशियल 6 वीक की एज में तक बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल की एज कही जाए तो 1.5 साल तक और 12 महीने से लेकर 18 महीने तक। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोसेफेलस में, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ पर इन सभी डिसीज़ के अपने अपने क्लासिकल साइन है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है? CSF ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा? CSF इंक्रीज होगा, बच्चे का सिर कैसा होगा? लार्ज साइज हेड होगा। और इसमें साइन देखने को मिलता है पॉट साइन। बच्चे का सिर यदि आप टच करके देखेंगे तो जैसे मटके का साउंड होता है वैसे आएगा। मरासमस मतलब बच्चा सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से हम कहें। मरासमस का मतलब क्या होगा? बच्चा बहुत ही थिन रहेगा, कोई फैट वैट कुछ भी नहीं होगा। क्वासियोरकर में बच्चा कैसा होगा? फूला हुआ टाइप रहेगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जिसको हम मेनिंग्स कहते हैं, उसमें होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। इसके साइन सिम्टम होते हैं हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड फीवर। तो यहाँ पर फ्लैग साइन देखने को मिलता है हेयर में, बच्चे के हेयर झंडे टाइप से देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है फ्लैग साइन। और देखने को मिलता है किसमें? क्वासियोरकर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इन यूनेट अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज नोन एज। तो बच्चे में यदि जन्म लेने के विदिन 24 घंटे के अंदर यदि जॉइंटिस देखने को मिले तो वो क्या है? पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस? कौन सा जॉइंटिस कहलाएगा? यदि विदिन 24 आवर ऑफ बर्थ के बच्चे में जॉइंटिस देखने को मिल जाए। विदिन 24 आवर की बात हो रही है, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बात हो रही है, मतलब क्या है? वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है जनरली आफ्टर 24 घंटे के बाद। कितना? 24 घंटे के बाद। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा क्यों? क्योंकि बच्चे में यदि हो सकता है कि कुछ इंटरनल कुछ जो प्रॉब्लम्स बच्चे को रही और ऐसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बच्चे को इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न पता करना होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं जिसके कारण जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यदि 24 घंटे के बाद तो हो रहा है, मतलब ठीक है, पाम येलो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा येलो रहेगा, लेकिन जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही यदि बच्चा येलो देखने लगे देन बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाएगी, जो एक क्लासिकल ट्रीटमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चे को फोटोथेरेपी भी दी जाएगी। और यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.2 mg/dl के पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये जॉइंटिस बच्चे को 14 दिनों तक भी है, जो 14 दिनों के बाद तक भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यदि पैथोलॉजिकल डेवलप हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है जो अपने आप 2 वीक के अंदर है जो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज? साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज का मतलब है यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज में 4 डिसीज इकट्ठी होती हैं एक ही डिसीज में। तो ऑप्शन है यहाँ पर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी डिसीज़ है वो होगी आपकी क्या? टेरेटोलॉजी ऑफ, क्या है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है? बूट शेप।
हार्ट का शेप एक्सरे किया जाएगा तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, बूट शेप। तो यहाँ पर एक क्या होगा, साइनोटिक हार्ट डिसीज में आएगा आपका टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? VSD, क्या क्या? VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा एक और होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये 4 है जो डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसमें? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर ASD, PDA और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो होती है आपकी क्या? आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। क्या है? आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर इलेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में कौन से साइन है जो और ज़्यादा बड़े हुए देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो साइन देखने को मिलेंगे वो दोनों होते हैं। कर्निंग्स भी होता है, ब्रुजिन्स्की भी होगा, हेडेक भी होगा, नचल रिजिडिटी भी होगी। तो ये सब साइन किसके? मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूनेट। यदि बच्चे में न्यूनेट में यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे? डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल, वल्जिंग फॉन्टेनेल, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। क्या देखने को मिलेगा? यदि बच्चे को क्या हो गया है? डिहाइड्रेशन हुआ है न्यूनेट को। न्यूनेट मतलब 28 डेज से कम दिनों का भी बच्चा है, तो यहाँ पर उसको साइन होगा क्या? फॉन्टेनेल डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। कैसे? डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। वल्जिंग फॉन्टेनेल देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस में। किसमें? हाइड्रोसेफेलस में, मतलब आगे की तरफ बल्ज रहेंगे, लार्ज साइज होगी हेड की, लेकिन डिप्रेस्ड रहेंगे किसमें? डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस अकर्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस कब देखने को मिलेगी? बिफोर 72 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर ऑफ बर्थ, या फिर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, या फिर बिफोर 12 आवर ऑफ बर्थ। लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस देखने को कितने घंटे के बाद मिलेगी? यदि इनिशियल विद इन 24 आवर कहेंगे हम तो ये लेट नहीं होगा, ईयरली होगा। तो यहाँ पर यदि लेट की बात की जा रही है तो लेट में क्या होगा? लेट में होगा आपका, यदि न्यूनेटल सेप्सिस 2 ग्रुप में रहेगी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है। देखिए, यदि न्यूनेटल सेप्सिस की हम बात करें तो एक होता है आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलेगा, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में होगा क्या कि कितने घंटे के अंदर हो जाए? यदि 72 घंटे के अंदर, कितना? 72 घंटे के अंदर, कुछ केस में 7 दिनों के। लेकिन यदि 72 घंटों के बाद होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेट। क्या कहेंगे? लेट कहेंगे। यदि आफ्टर 72 आवर हो रहा है, लेकिन बिफोर 72 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट। क्या है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आफ्टर 72 घंटों के अंदर यदि सेप्सिस डेवलप हो रही है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ मेनली काम किसके लिए करता है? बच्चों की एजुकेशन के लिए। किसके लिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क पे है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये पिछले 75 सालों से काम कर रहा है। कितने? 75 ईयर से कंटिन्यूस है जो काम कर रहा है यूनिसेफ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो अलग अलग कंट्रीज़ में बच्चे हैं, जैसे कहीं पे युद्ध वगैरह होता है तो उन सब के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ की जो यदि हम बात करें तो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन रह चुकी हैं? प्रियंका चोपड़ा। क्या है?
प्रियंका चोपड़ा हैं जो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं तो, जो कि 2016 से यहाँ पर, यदि क्योंकि हमारे इंडिया के रिगार्डिंग यदि आपको पूछ लें कि इंडिया की तरफ से यूनिसेफ की एम्बेसडर कौन रही हैं तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2016 से हैं। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर फर्स्ट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की जाती है? 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो फूड वगैरह स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वीएनिंग। क्या कहेंगे? वीएनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। लेकिन इसके साथ भी यदि मदर की इच्छा हो, मदर चाहती है तो अपने बच्चे को 2 ईयर्स तक है जो ब्रेस्ट फीड करा सकती है, बट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको वीएनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो सभी सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। एनासार्का, हाइड्रोसेफेलस, प्रोटीन यूरिया या फिर हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपर एल्बुमिनिया का मतलब एल्बुमिन लेवल का है जो ज़्यादा होना, जो कि एक प्रोटीन है। तो ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया भी होता है। एनासार्का देखने को भी मिलेगा। एनासार्का का मतलब होता है जिसमें एडिमा एक तरीके से क्या है, यहाँ पर आप इसको या तो स्वेलिंग कह सकते हैं या एडिमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है क्लासिकल साइन है एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, लेकिन हाइड्रोसेफेलस देखने को नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ द सर्किल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे किस उम्र में एक सर्किल बना सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में। तो इस पर तो आप इवन अपने घर के आसपास जो भी बच्चे उनसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी इस चीज़ को याद कर लें तो बेस्ट होगा। तो होता है 3 साल की उम्र में। विदाउट 3 साल के बच्चों की जो ग्रिपिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो सर्किल नहीं बना पाएंगे। होल्ड कर लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सर्किल होगा वो 3 साल की उम्र में ही बना पाएंगे। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर टेम्पररी रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्सेस क्या है? टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे? फिर एंड हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? ब्लिंकिंग, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स या फिर डॉल्स आई रिफ्लेक्स। सभी रिफ्लेक्स समय के साथ क्या हो जाते हैं? सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग है, आंखों का ब्लिंक करना, वो इवन आपकी आंखों के सामने भी कोई कुछ लेके आ जाए तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? ब्लिंक हो जाएंगी। लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें हम, यहाँ पर ब्रेस्ट, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पेशली बच्चे जब 1 मंथ और 2 मंथ के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी आपका बच्चे की उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे का यहाँ पर क्या आता है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब कुछ होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये सभी रिफ्लेक्स अपने आप है जो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज 3 C's observed in tracheoesophageal fistula include all of the following except। तो यहाँ पर ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? 3 C's हैं। कौन सा C है जो नहीं होगा? सिरोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में क्या है? ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला के जो 3 C हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फिस्टुला में कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी? सिरोसिस। क्या होगा? सिरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कहलाएगा? आपका आंसर होगा क्या? सिरोसिस। ट्रैकियोईसोफेगल फिस्टुला में सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया आपका जो वाइंड पाइप है, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप हो गया। यदि इन दोनों के बीच में कुछ, फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, तो यहाँ पर चोकिंग भी होगा, खांसी भी आएगी, साइनोसिस भी होगा। चोक होगा तो साइनोसिस होना कॉमन सी बात है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ होगा, लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या होगा? रिकेट्स। क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स,
स्कर्वी होता है सी की कमी से, पेलाग्रा होता है नियासिन किसकी कमी से, नियासिन की कमी से। इसके 4D सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। लास्ट इज द डेथ। नेक्स्ट वन, वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉज इफ शी हैज़ एक्सपीरियंस सेसेशन ऑफ हर मेंसेस फॉर पीरियड ऑफ। यदि किसी महिला को मेनोपॉजल वुमेन कहा जाता है तो उसके पीरियड्स कितने समय से स्टॉप हैं। सजेस्ट है मतलब स्टॉप हैं, कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं। 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से या फिर 24 महीने से। तो यदि किसी क्लाइंट को मेनोपॉजल वुमेन में कंसीडर किया जा रहा है आपकी, मतलब उसके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से नहीं आए हैं। कितना, लास्ट 1 साल से नहीं आए हैं। और मेनोपॉज के लिए उम्र होती है 50 साल से 55 साल के बीच में। किसी में कुछ यदि जो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि थायराइड वाले हो गए, उनके 50 साल के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी महिला में बात की जा रही है कि मेनोपॉजल वुमेन कंसीडर होती है वो, लेकिन जब उसके पीरियड्स लास्ट 1 ईयर से ना आए हो। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सिटिंग द वेट ऑफ द होल बॉडी बियर्स ऑन। हमारे शरीर का पूरा भार कहाँ पे होता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटीज पर, इलियाक क्रेस्ट, इस्चियल स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम बैठते हैं, क्या है, जब भी हम बैठते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग, तो हमारे पूरे शरीर का भार होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है, वेट होता है। पूरे शरीर का वजन की हम बात करें तो कहाँ पे होगा, ग्रीन वाले पोर्शन के यहाँ पर, इसको कहा जाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हम बैठने के दौरान यदि वजन की बात करें तो पूरी बॉडी का वजन कौन बियर करेगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। नेक्स्ट वन, द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्सेस। तो सर्विक्स पूरी डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें तो सर्विक्स टोटल पूरा फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। और डायलिटेशन देखने को कब मिलता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। जो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली में तो सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यहाँ पर क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है यहाँ पर आपका, वो कहलाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है आपकी क्या, सेकंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं बेबी एक्सपल्सन। सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज। फिर आती है आपकी थर्ड, जिसमें आपका क्या आता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल स्टेज भी हम कहते हैं। इसमें प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है। फिर होती है फोर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि प्लेसेंटा विदिन 15 से 30 मिनट, 15 to 30 मिनट है जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, यदि बाहर नहीं आता है तब इसको क्या कहा जाता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच डेसिडुअल लेयर्स इन द लेटर स्टेज फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो डेसिडुअल, आपको डेसिडुअल पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाता है क्या, डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर। तो एंडोमेट्रियल लेयर और डेसिडुअल लेयर का कौन सा पार्ट है जो प्लेसेंटा बनाने का काम करता है, डेसिडुआ बेसिले, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, डेसिडुआ पैराइटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इसका जो लेयर है वो है कौन सी, डेसिडुआ बेसिलाई, जो कि क्या करती है, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज, Which type of lochia should the nurse expect to find in a client on second day of postpartum? दूसरे दिन पोस्टपार्टम के कौन सा लोचिया है जो यहाँ पर नर्स है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं एक्सपेक्ट करेगी कि ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन में फाउल स्मेलिंग लोचिया, लोचिया रूब्रा, लोचिया एल्वा या फिर लोचिया सरोसा। लोचिया देखने को, लोचिया का मतलब क्या है, आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो, रूब्रा, अल्वा, सिरोसा। तो रूब्रा है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इनिशियल
पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो इनिशियल 2 to 3 डेज तक यही होगा, जो कि डार्क रेड कलर का होगा, इसमें क्लॉट्स भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर पेन ऑन पोस्टपार्टम डे 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ आफ्टर पेन। तो यहाँ पर यदि आपकी क्लाइंट क्या कह रही है, यदि आपकी क्लाइंट है जो कह रही है कि आफ्टर डिलीवरी हो गई है, क्लाइंट कंप्लेन कर रही है पोस्टपार्टम डे 2 है, मतलब डिलीवरी हो गई है, पोस्टपार्टम डे है तो, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा दर्दफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉटल फीडिंग, डायबिटीज़, मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रीमी पैराइटी। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद का टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम, लेकिन उसको दूसरे दिन, पोस्टपार्टम के दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है उन दर्द की, तो वो कहलाएगा मल्टीपल जेस्टेशन। हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि एक और बच्चा है जो गर्भ में हो, एक और फीटस अंदर हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों, क्योंकि ना तो यहाँ डायबिटीज़ के कारण होंगे, ना बॉटल फीडिंग, ना प्रीमी पैराइटी के कारण। यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो मल्टीपल जेस्टेशन यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO द वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न वुड बी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्दी न्यूबॉर्न का वजन कितना होना चाहिए, 3 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 4 kg, कितना वजन होना चाहिए एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का। तो एज पर WHO के इंडियन बेबीज़ और सभी बेबीज़ का वजन 2.5 kg तक है जो होना चाहिए। यदि इससे कम होते हैं, बिलो जाते हैं बच्चे, तब वो क्या कहलाते हैं, LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़। नेक्स्ट इज आइडल टाइम फॉर कॉपर्टी इंसर्शन इज। तो यदि कॉपर्टी इंसर्ट करने का एक आइडियल टाइम पूछा जाता है तो क्या होगा, 2 to 3 डेज फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 2 to 3 डेज प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एक आइडल टाइम कॉपर्टी के लिए होता है ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड। क्या है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि इस दौरान है जो यूट्रस है आपकी क्या होती है, इस दौरान यूट्रस आपकी एज हम ये कह सकते हैं कि डायलिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन में करवाना सबसे बेस्ट टाइम है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओरल पिल ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई। तो भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में जो पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, तो वो कौन सी हैं, माला डी, माला एन, प्रोजेस्टोन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पिल सप्लाई की जाती है होती है माला एन। कौन सी, माला एन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। माला डी भी है, लेकिन इनको है जो 5-10 रुपये में बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन माला एन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जाने वाली ओरल पिल्स। यदि हम यही पिल्स बात करें, माँ यदि फीड कराती है तब बच्चे को, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, मतलब यहाँ पर क्या है, लैक्टेटिंग मदर में यदि पिल की बात की जाए तो वो ओनली यूज़ कर सकती हैं क्या, मिनी पिल्स। क्या है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, the nurse is monitoring the client with a history of stillborn infants. The nurse is aware that a non-stress test can be ordered for this client. तो यहाँ पर यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही है स्टिल बॉर्न इन्फेंट की, स्टिल बॉर्न इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा क्या हुआ है, यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो गई। क्या है, डेड है जो फीटस रहा है। डेड फीटस का मतलब होता है स्टिल बॉर्न इन्फेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। यदि हिस्ट्री रही है आपकी क्लाइंट की, तो एज अ नर्स जब आप अपने पेशेंट का एनएसटी करते हैं तो किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी, मेजर द फीटल एक्टिविटी, शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटल हार्ट या मेजर द वेलबींग ऑफ फीटस। तो यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही स्टिल बर्थ इन्फेंट की, तो ऐसे केस में बच्चा जो अभी रिसेंट में आप बच्चे के लिए एनएसटी कर रहे हैं अपनी क्लाइंट का, आपको अवेयर रहना है कि बच्चे की जो फीटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं। इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियसली यदि हिस्ट्री इस तरीके से रहती है, इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आप अपने क्लाइंट की केयर करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है असेसमेंट में, हिस्ट्री कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों तरीके के डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि प्रीवियस
बच्चे डेथ हो गए हैं, स्टिल बर्थ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फीटल एक्टिविटी है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है? फिस्टुला, यूट्राइन प्रोलैप्स, पोलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स। प्रोसीडेंसिया नाम यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आया था जो रिसेंट में ESIC का UPSC के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये कहलाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में आपके जो पेल्विक ऑर्गन है वो सभी मतलब बाहर आ जाए फुली विथ यूट्रस, पूरा फुल यूट्रस है जो बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रोसीडेंसिया। क्या होगा? प्रोसीडेंसिया। इसकी डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट होती है क्या? प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परनीसियस वॉमिटिंग? कौन सा हार्मोन है जो परनीसियस वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? HCG, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर FSH। तो यहाँ पर परनीसियस के साथ साथ यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी आप कह सकते हैं या फिर जेस्टेशनल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि आफ्टर 4 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद है जो क्या होने लगता है? धीरे धीरे डाउन होने लगता है इसका लेवल और प्रेगनेंसी वॉमिटिंग आना स्टॉप हो जाती हैं। और इस दौरान जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम? क्या नाम है जो दिया जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? पायरिडॉक्सिन, एक विटामिन का नाम है, आपको पता होना चाहिए। पायरिडॉक्सिन दिया जाता है, ओंडम वगैरह डॉक्टर बहुत रेयर केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। और HCG हार्मोन है, क्या है यहाँ पर? HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंक टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती हैं। नेक्स्ट वन, A mother at 18 weeks gestation came to the hospital with complaint of painless slight vaginal bleeding that is bright red in color and stop spontaneously. The condition is known as, यदि आपकी क्लाइंट 18 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, हॉस्पिटल आती है, उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जो कि लाल कलर की है डार्क, लेकिन सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो ये क्या है? इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में क्या है? अबॉर्शन के रिगार्डिंग है आपको। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं तो आप प्लेसेंटा प्रीविया भी मान सकते हैं यदि ऑप्शन में होता, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क रेड कलर की हो रही है और सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो एक तरीके से उसको क्या है? डर है, तो डर हुआ मतलब यहाँ पे क्या हो गया? थ्रेटेंड अबॉर्शन। बच्चा वायाबल है, बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस हैं, जो फीटस से सर्वाइव हो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गई है, तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या हो गया? थ्रेटेंड अबॉर्शन का। सेप्टिक में इन्फेक्शन होता, ब्लड आ रहा है लेकिन दर्द भी होता, कंप्लीट में भी दर्द होता, इनवाइटेबल में भी दर्द होता, लेकिन थ्रेटेंड में पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही हो, वो सडनली स्टॉप भी हो गई है। नेक्स्ट वन, वैसेक्टोमी इज अ प्रोसीजर डन ऑन अ मेल फॉर स्टरलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी प्रोसीजर मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ऑर्गन, वैसेक्टोमी का मतलब होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट फैमिली प्लानिंग, मेल में यहाँ पे की जाएगी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। और हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी ही परमानेंट स्टरलाइजेशन में यूज़ की जाती है। कोई भी मेल पर्सन है जो वैसेक्टोमी नहीं करवाना चाहता है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में जो ऑर्गन इंक्लूड होता है वो क्या होता है? वास डिफरेंसेस। क्या हो गए? वास डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, when the cord is slipped down below the presenting part, it lies in front of it in the intact bag of membrane is called the। जब भी कॉर्ड स्लिप डाउन हो जाए, स्लिप डाउन होके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ पे आ जाए, तो ये क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑकल्ट प्रोलैप्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉर्ड है जो स्लिप
डाउन होकर प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाती है। कहाँ पर? प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाए, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है वो भी इंटैक्ट हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया? कॉर्ड हो गई। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वो ना होके, प्लेसेंटा ना होके प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आ गया? कॉर्ड आ गई। नेक्स्ट वन, चैडविक साइन मीन्स। तो चैडविक साइन का मतलब क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, और एमपी ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में चैडविक साइन है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उनमें उन्होंने चैडविक साइन की जगह बलोटमेंट है जो आंसर कर दिया है ऑफिशियल आंसर की में। आई होप सो कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उनके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीडी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है? हर्पीज तो है, हर्पीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है, क्या है? इकोनोकोकस। क्या है? इकोनोकोकस। ये यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रेट बॉम्ब के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, और यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ नहीं है, और ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जनरली किस में होती है? ह्यूमन में होती है, लेकिन रेयर होती है, एनिमल्स में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल टीबी इन वुमेन इज। तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉमन साइट है वो क्या है? जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की बात की जा रही है, तो जेनाइटल टीबी में वुमेन में कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना? तो मोस्ट कॉमन साइट है जेनाइटल टीबी के लिए, वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में इतना सीधा सा तो नहीं आया था, बट आया इसी तरीके से था कि टोकोलाइटिक ड्रग का यूज़ है जो किसके लिए किया जाता है? इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमेशा दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। इनहिबिट करने के लिए यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तब दिए जाते हैं क्या? टोकोलाइटिक्स एजेंट। क्या है? टोकोलाइटिक एजेंट। सर्वाइकल डायलिटेशन और राइपनिंग के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या है? मतलब है सर्वाइकल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगी, और इसकी हेल्प से प्रीटर्म डिलीवरी को मैनेज है जो किया जा सकता है। यदि समय से पहले बच्चा पैदा होने वाला है तो उस दौरान मेडिकेशन दी जाती है ताकि कुछ दिन और मिल जाए। नेक्स्ट वन, द एक्शन ऑफ PGE2 इज। तो PGE2 का एक्शन क्या है? जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलिटेशन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। सर्विक्स डायलेट होने के लिए PGE2 है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज लार्ज स्केल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए? बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज या फिर फिल्ट्रेशन। इसके स्टेप आपको मैंने कई बार बताए हैं। वाटर को प्यूरिफाई आप कब करेंगे? तब आपके पास पानी होगा। पानी कहाँ होगा? जब आप उस पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतने पानी को बॉईल तो कर नहीं सकते हैं आप, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। जैसे आपके यहाँ घर पे पानी की टंकी होगी या फिल्टर होगा, उसमें पानी स्टोर होगा तभी आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। लेट्स इट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्टोरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में कहाँ किसका है? WHO का। किसका? WHO का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज। फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU कौन है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट वन,
द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज, तो यदि आप होम विजिट करते हैं तो आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? डेमोग्राफी सर्वे पर, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज, या फिर चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेज। तो यदि आप होम विजिट पर जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होम एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करना। उसी से पता चलेगा कि लोग एक छोटे घर में कितने लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारी होने का रिस्क भी होगा, घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इस विजिट में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट है एड्स इज़ा, तो एड्स क्या है सबको पता है। एड्स क्या है? वायरल डिसीज़, HIV नाम के वायरस से होने वाली डिसीज़ है। HIV का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? DNA, RNA, mRNA या फिर रेट्रोब्रेडा फैमिली से। तो यहाँ पर एक कौन सा वायरस है? रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यदि न्यूट्रिशनल आप जो अपना खाना पीना खाते हैं उसमें चेंज करें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वॉक करें, घूमें फिरें, तो ये सब किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के प्रिवेंशन बताए गए हैं। प्राइमरी मतलब आपको डिसीज़ नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खान पान बदल लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा तेल का नहीं खाते पीते, फैटी आइटम नहीं खाते, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड शुगर हाई होना, BP बढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी में। यदि हाँ आपको बीमारी हो गई है, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं, तब आता आपका सेकेंडरी में। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा मैटरनल डेथ का रीजन क्या है? अनसेफ अबॉर्शन, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो भारत में यदि हम बात करें तो मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब मैटरनल डेथ का मेन रीजन होता है हेमरेज, और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ब्लीडिंग या तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो सकती है, आफ्टर द डिलीवरी। कॉमनली जो मेन रीजन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। तो यहाँ पर पूरा एक कंबाइंड करके क्या कहा जाता है? हेमरेज। अब ये हेमरेज कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 6 वीक तक कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस एग्जाम्पल इज। तो सेकेंड जनरेशन IUD कौन सी है? लिपेज लूप, कॉपर्टी 380A, प्रोजेस्टासाइट या फिर LNG-20 और मेरेना। तो जितनी भी हार्मोनल होती हैं वो थर्ड में आ जाती हैं। फर्स्ट में आपकी नॉन हार्मोनल रहती हैं जिसमें लिपेज लूप आता है। सेकंड में आपका क्या आएगा? सेकंड में आपका कॉपर्टी 380A आ जाएगा। सेकंड में क्या होगा? कॉपर्टी 380A, जो कि 10 साल तक के लिए लगवाई जा सकती है। इसकी इफेक्टिवनेस क्या है? 10 ईयर। यदि इसके पहले रिमूव करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, Which organization is often responsible for coordinating global disease surveillance efforts? तो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी डिसीज़ की सर्विलेंस के ऊपर काम करेगा? यूनिसेफ, नासा, WHO, यूनेस्को। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए है। WHO ये काम करता है, कौन करेगा? WHO करेगा। नासा जो चीज़ें स्पेस में हो रही हैं उसको लेके काम करेगा। नेक्स्ट वन, द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है द क्रूड बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर। क्रूड बर्थ रेट है जो कितने जन्म के ऊपर है जो मेजर की जाएगी। 1000 लाइव बर्थ, 1000 पॉपुलेशन, 100 लाइव बर्थ या 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये थी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह गए हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में अभी आपको मैं बता दूं कि 15 अप्रैल तक जो प्राइस मैंने आपको शुरुआत में क्लास की बताई है वही प्राइस आपको 15 अप्रैल तक कंसीडर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। द मोस्ट fulminant acquired hemolytic anemia due to bacterial toxins encountered during pregnancy is caused by। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो हीमोलाइटिक एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है कौन से बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण हो सकती है?
क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस के कारण, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इश्चेरिचिया कोलाई और इकोलाई या फिर प्रोटियस स्पीसीज। तो यहाँ पर किसके द्वारा जो हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन यदि प्रेगनेंसी में डेवलप होती है, कौन सा बैक्टीरियल टॉक्सिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो बोलते हैं जनरली क्या, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस। क्या होंगे, कौन से बैक्टीरिया होंगे? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस। और इस केस में जब यदि प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन डेवलप होता है तो यहाँ पर ये कौन सी प्रेगनेंसी में कंसीडर होने लगती हैं? ये प्रेगनेंसी कहलाती हैं क्या, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्या होगी? हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस है ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। और इसके द्वारा यदि यहाँ पर क्योंकि पूछा है कि फुलमिनेंट एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया लेवल ऑफ HCG इन द मैटरनल सर्कुलेशन टिपिकली पीक एट व्हाट लेवल एंड व्हाट जेस्टेशनल एज। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो HCG हार्मोन है, क्या है? HCG हार्मोन है, पीक लेवल पर कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में जाएगा? पीक मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे कितने वीक की प्रेगनेंसी में जाएगा? ऑप्शन में है आपको 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स, दूसरे में 10,000 MIU ml एट 10 वीक्स, तीसरा ऑप्शन है आपको 10,000 MIU पर ml एट 20 वीक्स, चौथे ऑप्शन में 1 लाख MIU पर ml एट 40 वीक्स। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि यदि जो HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में पॉजिटिव जो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं उसमें पॉजिटिव निकलता है, लेकिन इसका जो एज़ कम्पेयर टू यूरिन में तो आपके जब पीरियड्स मिस होते हैं तब चेक करेंगे आप, लेकिन ब्लड में आपको बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो HCG का मैटरनल सर्कुलेशन में, क्योंकि बच्चा तो क्या है गर्भ में रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसका तो आप चेक करेंगे नहीं वहाँ पे। तो HCG हार्मोन मैटरनल सर्कुलेशन में जब ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं तो हाईएस्ट रहेगा शुरुआती प्रेगनेंसी में। शुरुआती प्रेगनेंसी का मतलब है यहाँ पर 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, कितने, 10 वीक की प्रेगनेंसी में कितना हो जाएगा ये? 1 लाख MIU पर ml। कितना होगा ये? 1 लाख तक इसकी रेंज है जो पहुँच जाएगी शुरुआती 10 वीक की प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं है तब HCG का लेवल हाई हो जाता है, तब ये आपके या तो कुछ कैंसरस ग्रोथ हो रही है या कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण ही HCG का लेवल हाई हो। कितने हफ्ते में होगा? शुरुआती 10वें हफ्ते तक 1 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगा। अब HCG से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आता है जो प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग नोजिया है, मतलब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है, इसके लिए हार्मोन जिम्मेदार क्या है? HCG। और आप HCG का हार्मोन शुरुआती प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा होता है, इसीलिए नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की सिचुएशन भी शुरुआती प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होती है। HCG को सीक्रेट कौन करता है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल। ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन के टाइम पर, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यूट्रस में, गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होगा, जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल है, उस दौरान मैटरनल सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पर HCG का लेवल हाई हो जाएगा। यदि सिंगलेटन प्रेगनेंसी का मतलब ओनली एक ही जो कंसेप्सियस मटेरियल है, एक ही फीटस डेवलप हो रहा है, एक ही एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर कितना होगा? 1 लाख तक। मे बी यदि 2 या ट्विन है तो कितना होगा? 1 लाख तक। मे बी यदि ट्विन्स होते हैं तब ज़्यादा ये है जो डेवलप है, जो HCG का लेवल है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मैटरनल क्वाड स्क्रीन परफॉर्म्ड एट 18 वीक्स जेस्टेशन रिजल्ट विद द फॉलोइंग रिजल्ट। क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड में क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्वाड में टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। कितने? टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, जिसमें होगा पहला अल्फा फीटोप्रोटीन, दूसरा होता है एस्ट्रॉयल। क्या है? एस्ट्रॉयल।
तीसरा HCG और चौथा इनिविन। मतलब यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई तो एक क्वाड हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉयल, HCG और इनिविन। अब इन चारों की जो वैल्यू दी गई है क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट में, अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू कितनी दी गई, 0.5 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, एस्ट्रॉयल की 0.6 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, HCG की 2.0 मल्टीपल ऑफ द मीडियन और इनहिबिन की 1.08 MOM, विच फीटल डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली गिवन द सीरम एनालिटिक प्रोफाइल। सीरम टेस्ट किया गया जिसमें क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया गया 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, तो जो वैल्यू आई है निकल के वो हैं इन चारों की। कौन सा है जो बच्चे को डिफेक्ट हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, जो फीटस है उसको क्या डेवलप होने के रिस्क रहेंगे, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम, ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 13 या फिर टर्नर सिंड्रोम, क्या बच्चे को डेवलप हो सकता है। तो आप सबको पता है कि जब भी जो सीरम लेवल चेक किए जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल है जो मेनली चेक किया जाता है, तो यदि उसका लेवल क्या हो, हाई हो, तब क्या कंसीडर किया जाता है, जब हाई रहेगा तो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हैं, लो है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर जो अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रॉयल इन दोनों की वैल्यू क्या है, कम है, 0.5 MOM है अल्फा फीटोप्रोटीन और 0.6 है एस्ट्रॉयल की। लेकिन जब HCG और इनहिबिन का लेवल बड़ा हुआ हो तब इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम डेवलप हुआ है। तो याद रखें, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल सबको पता है किस में कम होता है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में। तो यहाँ पर भी वही अल्फा फीटोप्रोटीन और जो एस्ट्रॉयल है इस दोनों के लेवल डिक्रीज्ड है, लेकिन जो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो और इनहिबिन इन दोनों के लेवल बढ़े हुए हैं। और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गर्भ में जो बच्चा है, यूट्रस में जो बच्चा डेवलप हो रहा है फीटस, उसको डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 डेवलप हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज a number of screening tests are performed in all pregnancies at designated gestational age. Which of the following screening test is correctly matched with the gestational age? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेगनेंसी में अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं अलग अलग जेस्टेशनल एज में, मतलब कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, कौन से टेस्ट कितने वीक की प्रेगनेंसी में हो रहे हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट सही तरीके से मैच किस ऑप्शन में आपको हो रहे हैं। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है ग्लूकोज लोड टेस्ट एज द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। क्या ग्लूकोज लोड टेस्ट है वो पहली प्रीनेटल विजिट में होगा। दूसरा है क्लेमाइडिया टेस्ट है 22 to 24 वीक्स में। तीसरा है फीटल एनाटॉमिक सर्वे 34 to 36 वीक में। ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर स्टेटस 35 to 37 वीक्स, या फिर रूबेला सीरोलॉजी एट द 6 वीक पोस्ट पार्टम विजिट। तब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन किस, मतलब कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो किस हफ्ते की प्रेगनेंसी के साथ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज लोड टेस्ट, तो फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में आपका नहीं होता है। ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को पता करने के लिए जनरली 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी में होगा। ये कब होता है, ये होता है 24 to 28 वीक की प्रेगनेंसी में ये है जो किया जाएगा। कितने में, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। अब जो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहली प्रीनेटल विजिट में, ये 22-24 में नहीं होगा, ये फर्स्ट में ही होता है कि माँ को कुछ इस तरीके की बीमारी तो नहीं है कि जो बच्चे को भी जा सकती है। रूबेला हो गया और ये दोनों हो गए, किस में होंगे, फर्स्ट में हो गए, तो ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे। रूबेला सीरोलॉजी 6 वीक पोस्टपार्टम विजिट में क्यों करवाएंगे। पोस्टपार्टम का तो मतलब होगा डिलीवरी हो गई, 6 हफ्ते हो गए प्रेगनेंसी को, उसमें इवन बच्चे को ट्रांसफ़र होना होगा तो हो जाएगा जब तक। तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट में होगा क्लेमाइडिया और ये दोनों किस में होंगे, फर्स्ट में। अब यहाँ पर बचता है आपका एनाटॉमिकल सर्वे। फीटल एनाटॉमिकल सर्वे जनरली 18 से 22 वीक की जो आपकी बच्चे की एनोमली स्कैनिंग होती है
वो कब होती है? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर जनरली इसको 22 या 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। कितने में? 22 वीक्स में इसको किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये भी नहीं होगा। अब आपका बचता क्या है? आपका बचेगा ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कैरियर है, जो 35 से 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाएगा। बाकी सबकी जो मैचिंग है वो अलग अलग है। जैसे ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होगा, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। किसके लिए? जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता करने के लिए। क्लियर? क्लेमाइडिया और रूबेला होंगे पहली विजिट में। एनाटॉमिकल सर्वे होता है जनरली 20 वीक्स में, जो एक एक्यूरेट एज दी जाती है वो होती है 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, जिसको हम एनोमली स्कैनिंग भी कहते हैं, फीटल एनाटॉमिक सर्वे को। और जो ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक है ये होगा 35 से 37 हफ्ते में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वन इज Which of the following organism is the most common cause of early onset neonatal conjunctivitis? तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव एजेंट हैं, जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? GBS मतलब ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस या फिर ट्राइकोमोनियासिस या फिर इकोलाई। तो ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर GBS है, जो GBS एक तो रेयरली ही रहेगा। जो क्लेमाइडिया होगा, यहाँ पर क्या होगा? क्लेमाइडिया। जब प्रेगनेंसी में हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन के लिए एक बैक्टीरिया पूछें तब आपको क्या कहना है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंक्स। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के कारण कौन सा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। क्या है? न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन रीजन ये है जो हो सकता है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन कॉमन यदि हम बात करें तो क्लेमाइडिया है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कुछ दिनों तक तो बच्चे में असिम्प्टोमेटिक रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट बच्चे 1 मंथ की एज में आपको है जो प्रॉपर विजिबल होगा बच्चे की आंखों के यहाँ पे आप देखेंगे तो पानी सा भी आएगा, रेडनेस भी रहेगी। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा? क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। नेक्स्ट वन इज एटीन ईयर ओल्ड G1P0 presented 30 weeks gestation, complaining of malodorous vaginal discharge. A wet prepared reveals motile flagellated organism. The treatment plan would include which of the following antibiotics? यहाँ पर देखिए जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है। G1 मतलब फर्स्ट टाइम ग्रेविड मदर है, प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, ना प्रीटर्म की, कुछ भी नहीं यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, फाउल स्मेली वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। और जब टेस्ट किया गया तो यहाँ पर पता चला कि फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मतलब है क्या? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। क्या है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। तो यहाँ पर जो आप एंटीबायोटिक देंगे वो क्या होगा? क्योंकि मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं टेस्ट करने पर। तो यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, डाइफ्लुकेन या फिर जेंटामाइसिन या फिर बैक्ट्रिम, क्या दिया जाएगा? तो यहाँ पर जनरली जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के लिए, यदि ड्रग ऑफ चॉइस की भी हम बात करें तो वो होती है मेट्रोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल। क्या होगी? मेट्रोनिडाजोल हो सकती है या फिर टिनिडाजोल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द क्लिनिक नर्स नोट्स दैट द फिजिशियन हैड डॉक्यूमेंटेड अ डायग्नोसिस ऑफ herpes zoster in the male client chart. Based on an understanding of the cause of this disorder, the nurse determined that this definitive diagnosis was made following which diagnostic test? तो यहाँ पर किसी क्लाइंट के लिए क्या है? किसी जो आपका क्लाइंट है, डायग्नोस क्या हुआ? herpes zoster सिंगलेंस जिसको आप कह सकते हैं,
मेल क्लाइंट है। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो तो आपको पता है, हर्पीस जूस्टर जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए? पैच टेस्ट, स्किन बायोप्सी, कल्चर ऑफ द लीजन या फिर वूज लाइट एग्जामिनेशन, कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो यहाँ पर जो अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, हर्पीस जूस्टर में क्या होते हैं, वुंड टाइप के बनेंगे। तो वुंड टाइप के, लीजन टाइप के बनेंगे तो सबसे पहले उन्हीं को लेके है जो फाइंड आउट किया जाएगा कि ये हर्पीस जूस्टर है या कोई और अदर इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो पैच टेस्ट जनरली एलर्जी वगैरह चेक करने के लिए होते हैं। किसके लिए? एलर्जी के लिए। बायोप्सी वगैरह है जो किसके लिए होगी? यहाँ पर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है तो इसके लिए तो नहीं होगा ना। पैच टेस्ट एलर्जी के लिए किए जाते हैं। बहुत सारी इंट्राडर्मली है जो निडल इंसर्ट की जाएंगी, उसमें कुछ मटेरियल लेके किस चीज़ से एलर्जी है उसके लिए। बायोप्सी होगी आपकी टिश्यूज़ की स्टडी करने के लिए कि कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है। और जो यहाँ पर वुड लाइट एग्जामिनेशन है, क्या है? एक जनरली है जो स्किन में इन्फेक्शन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर कल्चर ऑफ द लेजन किया जाए। क्या कल्चर ऑफ द लेजन है जो यहाँ पे किया जाएगा हर्पीस जूस्टर को एज अ कन्फर्मेटरी डायग्नोस के लिए। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर हर्पीस जूस्टर में एक तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान। क्लियर है? वायरल कल्चर वगैरह है जो किए जाएंगे, लीजन प्रोवाइड कर, जो भी लीजन है मतलब पता चलेगा जो हर्पीस जूस्टर है ये वेरिसेला जूस्टर नाम के वायरस से होता है। तो यहाँ पर जो चिकन पॉक्स को कॉज भी करता है, तो याद रखें वायरस का नाम हर्पीस जूस्टर और सिग्नल्स, इसका वायरस है वेरिसेला जूस्टर जो सेम चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है। तो जिस भी स्किन पे घाव हुए होंगे या लीजन्स है तो वहाँ से पता चलेगा कि ये वायरस कौन सा है। पैच टेस्ट और जो बायोप्सी और जो वुड टेस्ट है सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन विच स्किन डिसऑर्डर डू टी सेल इंड्यूस द सडन इंक्रीज इन साइटोकाइंस लीडिंग टू हाइपरप्लासिया ऑफ स्किन सेल्स रिजल्टिंग इन रेज्ड स्किन प्लेक्स। तो यहाँ पर एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें टी सेल्स, क्या है? टी सेल सडनली साइटोकाइन रिलीज करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन बनाएंगी कि जो स्किन सेल्स क्या है आपको हाइपरप्लासिया टाइप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, कौन सा स्किन प्रॉब्लम होगी? डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर इम्पेटिगो। तो इम्पेटिगो ये सभी है क्या? ये सभी स्किन प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस भी, एक्जिमा भी, सोरियासिस भी और इम्पेटिगो। तो यहाँ पर इम्पेटिगो के लिए तो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल? ईच माइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या है? ईच माइट। अब यहाँ पर जिसमें टी सेल इंड्यूस तो होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी जिसके कारण स्किन पे ईचिंग टाइप तो होगी, काइंड ऑफ हाइपरप्लासिया मतलब स्किन उठी उठी सी देखने को मिलेगी, वो होता है सोरियासिस। क्या है? सोरियासिस। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, लंबे टाइम तक चलने वाली स्किन प्रॉब्लम है जिसमें हमारा अपना खुद का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होके एक सेल से 2 सेल और 2 से 4 सेल बनाना स्टार्ट करेगा। जो हाइपरप्लासिया की कंडीशन मैंने जस्ट बताई है वही इसमें देखने को मिलेगी और ये क्या कहलाती है? सोरियासिस। ये अलग अलग टाइप की होती है, इन्वर्स, पॉस्चुलर, ग्यूटेट या सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा। इसमें अपना खुद का जो इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी कि सेल्स 2 से 4, 4 से 6 होंगी, मतलब हाइपरप्लासिया की सेल की जो काउंटिंग है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इम्पेटिगो में इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? पहले ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का है जो मेन रीजन क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी 60%, एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बोफ्लिया। क्या है जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए सबसे कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है? तो पहले ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं 60% तक जो मिसकैरेज हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण होते हैं। किसके कारण? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण। हमने डेफिशिएंट पढ़े थे, ट्रायोसोमी पढ़ी थी, मतलब कमी है। यहाँ पर कैरियोटाइप है, मतलब
47 मतलब एक ज़्यादा है। डाउन सिंड्रोम है, क्लिनीफेल्टर, एडवर्ड या फिर पटाऊ। तो एडवर्ड, डाउन, पटाऊ ये सब क्या है, ट्रायोसोमी है, लेकिन XXY है, 47 कैरियोटाइप है, मतलब ये क्या हो गया होगा, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। एडवर्ड ट्रायोसोमी का मतलब होता है कमी है। पटाऊ सिंड्रोम में 13 नंबर का ट्रायोसोमी है, एडवर्ड में 18, डाउन सिंड्रोम में 21। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको, एक्स्ट्रा है, जेनेटिक कंडीशन है XXY के, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो 47 कैरियोटाइप है, तो कहलाएगा क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, डार्क ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज एंड अ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज सीन इन विच अबॉर्शन। तो डार्क ब्राउन कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, एमिटेंट, थ्रेटेंड या फिर मिस्ड अबॉर्शन। तो ये कौन से अबॉर्शन है, तो ये कहलाएगा आपका मिस्ड अबॉर्शन। क्या होगा, मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट साइन इज फाइंड इन। रॉबर्ट साइन है जो UPCHO एग्जाम में आ चुका है। रॉबर्ट साइन किस में देखने को मिलेगा, हाइड्रेटिफॉर्म मोल के केस में, एब्रप्टो प्लेसेंटा के केस में, प्लेसेंटा प्रीविया में, कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, किस केस में देखने को मिलेगा रॉबर्ट साइन। तो रॉबर्ट साइन देखने को मिलेगा IUFD में, किसमें, IUFD में रॉबर्ट साइन है। देखिए आप, प्रेजेंस ऑफ गैस शैडो विद इन द हार्ट और द ग्रेटर वेसल्स इन केस ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस। यदि यूट्रस में फीटल की डेथ हो जाती है तो जब सोनोग्राफी की जाएगी तो उस सोनोग्राफी में जो फीटल का हार्ट है यहाँ पर गैस की शैडो देखने को मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ गैस शैडो विद इन द फीटल हार्ट, जो हार्ट है उसमें गैस शैडो देखने को मिलेगी। एक तो रेयरली होगा और ये जनरली जब होगा जब फीटल की डेथ हुए, फीटस की डेथ हो गई यूट्रस में 1 से 2 दिन तक हो गए हों। यहाँ पर कभी कभी 12 घंटे, मतलब यहाँ पर 12 घंटे के बाद यदि फीटल डेथ हुए 12 घंटे तक हो गए हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज करेगा फीटल हार्ट, वहाँ पर गैसेस क्या होंगी, सॉरी ब्लड फ्लो, ब्लड का जो एक्सचेंज करेगा वहाँ पर गैस भरी हुई दिखेगी USG में, तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। एक होता है स्पेल्डिंग साइन, क्या है, एक होता है आपका स्पेल्डिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन का मतलब है कि जो बोन्स हैं, फीटल स्कल्स की बोन्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। क्या होंगी, कोलैप्स होंगी। 2 साइन आ सकते हैं, एक होता है रॉबर्ट साइन जो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है, इसमें आपको एक पूछा जा सकता है रॉबर्ट साइन, और दूसरा होता है स्पेल्डिंग साइन। क्या है, स्पेल्डिंग साइन। दोनों साइन देखने को मिलते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में ही। रॉबर्ट साइन में हार्ट के अंदर गैसेस फील्ड में USG में दिखाई देंगी, और स्पेल्डिंग साइन में क्या होगा, जो फीटल स्कल की बोन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, चढ़ जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, तो कहलाएगा स्पेल्डिंग साइन। और जो साइन है वो क्या होंगे, पेन और क्रैम्पिंग होंगे, फीटल किकिंग एंड मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगे, फीटल हार्ट बीट जो आप डॉपलर के थ्रू चेक करेंगे तो इनडिटेक्टेबल होगी, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। फीटल हार्ट बीट मूवमेंट हैं जो अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट नहीं होंगे। इन्वेस्टिगेशन में 100% पता चलेगा जब आप क्या करेंगे, USG करेंगे तब। रॉबर्ट साइन होगा, स्पेल्डिंग साइन होगा। स्पेल्डिंग साइन का मतलब होगा कि जो बॉन्स है, स्कल बॉन्स क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप हो जाएंगी। गैस शैडो देखने को मिलती है विदिन 12 आवर में। वॉल साइन का मतलब है हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। हेलिक्स साइन होगा, अम्बिलिकल आर्टरीज में गैस देखने को मिलेंगी। क्राउडिंग ऑफ द रिब्स शैडो, रिब्स हैं वो क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये सभी साइन हैं USG करेंगे जब आप, तब देखने को मिलेंगे USG में। एक्सरे एब्डोमेन का करेंगे स्ट्रेट, रॉबर्ट साइन देखने को मिलेगा, स्पेल्डिंग साइन होगा, वॉल साइन होगा, हेलिक्स साइन होंगे, क्राउडिंग होगी किसकी, रिब्स शैडो की। तो ये सभी क्या है IUSD के, कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिवाइस के, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के साइन की, जो यूट्रस में ही फीटल की डेथ हो गई है। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंसर्न्ड। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो
मैच्यूरेशन होता है उनके लिए क्या सही है? Maturation is influenced by both FSH and LH. Maturation is only influenced by FSH. Maturation is influenced by luteinizing हार्मोन या फिर only influenced by प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मतलब कि कौन सा हार्मोन है जो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होती है उसी के बाद एग रिलीज होता है ओवरी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या सही स्टेटमेंट है? आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।